वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अर्थव्यवस्था, जिसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास को हम देख रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा सतत आर्थिक विकास पे संबंधित रहेगा। क्लास नंबर 4 रहेगी। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी समझेंगे और कुछ नई चीज़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे। पहला है कि सतत आर्थिक विकास होता क्या है। ठीक है, तो सतत आर्थिक विकास की जो परिभाषा है वो आपको समझना आवश्यक है। सबसे पहले ये देखिए, सतत आर्थिक विकास ये होता है कि आपका आर्थिक विकास के साथ साथ आप देश का डेवलपमेंट करिए तथा पर्यावरण को भी सुरक्षित रखिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य ये है कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए जो भी पीढ़ियां हैं उनके लिए आर्थिक संसाधन जो है उनका सदुपयोग कर कर उनको उसके लिए सुरक्षित रखा जा सके। तो ये है इसकी परिभाषा, अर्थात स्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना। सततशीलता शब्द को कई प्रकार से परिभाषित भी किया गया है। ठीक है, तो ये सर इसके बारे में जानकारी है। जैसे सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जो हमेशा के लिए बनी रहे। ठीक है, दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरण असंतुलन ना हो और तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। ठीक है, मनुष्य की जरूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं होती, जैसे आप जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी के पास इतने संसाधन हैं कि वो संपूर्ण जनसंख्या के लिए उसकी आपूर्ति कर सके, लेकिन एक लालची इंसान के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। ठीक है, ये गांधी जी का कथन था, आप जानते होंगे। इसके बाद हुआ क्या कि एक वर्डलैंड कमीशन था। ठीक है, वर्डलैंड कमीशन की उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। इसकी सबसे पहली परिभाषा 1987 में आई। ठीक है, जिसमें कहा गया कि जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति से बिना समझौता के वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार की रिपोर्ट आई, तब इस चीज़ों का हमारे सामने सबसे पहली बार इसका जन्म हुआ। ठीक, फिर इसके उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, ये सारे उद्देश्यों को हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसका उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों की अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है, ये सारी इसकी उद्देश्य है। दूसरा, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना है, ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे। तो इस प्रकार बाद में यूनाइटेड नेशन द्वारा फिर सतत आर्थिक विकास सूचकांक जारी किए गए। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किए गए। ठीक है, जो हम इस करंट में थोड़ा चीज़ों को रिलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चनों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ठीक है, तो सतत आर्थिक विकास जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको कौन हमारे यहाँ पे क्रियान्वित करता है, तो वो हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। ठीक है, तो कब ये कौन से वाले एसडीजी 6 में है, 7 में है, 8 में है या 9 में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एसडीजी 6 में। ठीक है, एसडीजी 6 की तरह इसको लक्षित किया गया था। ओके, ये देखिए, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता तथा सतत प्रबंधन, ठीक है, को सुनिश्चित करता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। समृद्धि की सीमा लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाद में ब्रटलैंड आयोग ने इसको प्रतिपादित किया अवर कॉमन फ्यूचर के माध्यम से। ठीक है, मीडोज 1972 के अनुसार। ठीक है, विश्व जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन, संसाधन अवक्षय में यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती तो हमारे ग्रह पर समृद्धि की परिसीमाएं आ जाएंगी अगले कितने सालों में। मीडोज एक लेखक थे, इन्होंने 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित करी। ठीक है, जिसका नाम था लिमिट, ये यूपीएससी के प्रश्न थोड़ा सा गहराई में पढ़ना पड़ता है, लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक में इन्होंने एक परिभाषित किया कि अगर अगले 100 वर्षों तक हमारी जो वर्तमान ये क्रियाकलाप है वो अगर सीमित नहीं होंगे तो हमारे ग्रह पर जो समृद्धि है ना उसकी सीमा एक आ जाएंगी। ठीक है, तो ये 100 वर्षों तक का था। ठीक, पर्यावरणीय कुछ नेट्स वर्क पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो कुजनेट वर्क होता है ये इस प्रकार का कर्व होता है। ठीक है,
इन्वायरमेंट कुजनेट कर्व, ठीक है, ये आपके सामने कुजनेट कर्व है। ये पर्यावरणीय क्षति को दिखाता है, डेट्रिब्यूशन दिखा रहा होगा आपको, ठीक है, ये पर्यावरणीय क्षति को दिखाता है, ठीक है। और ये है इस आपके जो एक्स एक्सिस में है, ये पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो इस कर्व के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है, जैसे ही व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, व्यक्ति की आय प्रतिवर्ती आय बढ़ती है, तो पर्यावरणीय क्षति भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा तक, ठीक है। इस सीमा तक अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये इसको घटना भी प्रारंभ, पर्यावरणीय क्षति जो घटना प्रारंभ हो जाती है। तो इसका आकार कैसा है, उल्टा यू की तरह इसका आकार है। तो यही बताने का प्रयास किया गया इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो इस वक्र का जो है, कर्व का जो आकार हो जाएगा उल्टा यू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको समझ गए होंगे आप आराम से। अगला प्रश्न है, देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनको कथन और कारण में इसको परिभाषित किया गया है। पहला है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कथन। कारण क्या है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और कथन एक ही सही व्याख्या है, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, ये इसके द्वारा जो बात की गई है अवर कॉमन फ्यूचर के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED द्वारा वर्ष 1987 प्रकाशित पुस्तक रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिससे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर सके। ये है सतत विकास की ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है, ठीक है। तो कौन सी परिभाषा की हो जाएगा, समपोषणीय विकास, मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा समपोषणीय विकास या सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 16 है, धारणीय विकास या सतत विकास ही बोला जाता है, धारणीय विकास ही बोला जाता है। भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, ये बात कर रहा है आपके धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब, ठीक है। धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। सतत विकास का आधार है, ठीक है। तो सतत विकास का आधार क्या है, ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, कि मतलब पर्यावरणीय जो संसाधन है उनका आप किस प्रकार प्रयोग करते हैं। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं, ठीक है। तो इसका अभिप्राय कौन सा हो जाएगा, आप इसे आराम से देख सकते हैं, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदार के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, ये 2020 में इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो इसमें नॉर्वे के साथ समझौता किया था भारत ने। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा, ठीक है। सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल, ठीक है, तो किसे समझा जाता है, तो ये बेसिकली माना जाता है समाज में आपसी, ठीक है, भरोसे और सामंजस्य का स्तर, ठीक है, इसे सामाजिक पूंजी के स्तर को समझा जाता है, ठीक। ओके, अब मानव पूंजी के बारे में क्वेश्चन है। जब मानव पूंजी क्या संकल्पना है, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है। यूपीएससी का प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला है, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, ठीक है, ये मानव पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है, गलत हो जाएगा। देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, ये बिल्कुल ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। गोचर धन का संचय हो पाता है, ठीक है, गोचर धन का संचय हो पाता है, ये सही नहीं है, ठीक है। तीसरा, अगोचर धन का संचय हो पाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये गोचर और अगोचर धन क्या है, इसको हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसका आप आंसर देख लीजिए, ये है ऑप्शन सी, उत्तर ठीक हो जाएगा। देखिए, मानव पूंजी का जो तात्पर्य है वो है लोगों में कौशल संवर्धन, उनकी समझ एवं क्षमताओं के विस्तार से, लोगों में जो डेवलपमेंट है, उनकी स्किल को अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये आपको मानव पूंजी का विकास है। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास मानव पूंजी या लेबर की अगर बात करें सिंपल भाषा में, तो वो अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है। किसी देश के लोगों को सामान्य श्रमिक से अधिक दक्ष एवं कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने, उसे शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण में क्या क्या होता है, ज्ञान, नैतिकता, बौद्धिक संपदा, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ये भी होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। गोचर संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है।
ऐसी प्रॉपर्टी आपकी या ऐसा धन जो आप मूव हो जाता है, जैसे मान के चलो आपके पास कार है, ठीक है, आपके प्रॉपर्टी है लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा, आपका घर में कोई महंगी जैसे टीवी है या ऐसे कोई चीज़ है जो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी तो है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसा आपका घर है, ठीक है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। आपके घर पे ऐसी कोई चीज़, आपके जो प्लॉट है, आपने खरीदा हुआ कोई ज़मीन है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब वो मूव नहीं की जा सकती, उसे अगोचर संपत्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार ये कथन बताने का प्रयास किया गया है। गोचर संपत्ति का अर्जन होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो प्रक्रिया ना होकर उसका परिणाम है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये था इस कथन को बताने का प्रयास। तो उम्मीद करता हूँ मानव पूंजी संबंधित आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौशल विकास योजना किसको बढ़ाती है, ठीक है। तो कौशल विकास योजना किसे बढ़ाती है, ये मानव पूंजी को ही बढ़ाती है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसके बारे में सारी जानकारी दी है, कौशल विकास के संबंधित क्या क्या होता है, ठीक है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, ठीक है। अगर मानव पूंजी में आप अगर उसको जो आप इसको डेवलपमेंट करेंगे तो वो क्या उसको क्या अग्रसारित करता है, वो हो जाएगा जैसे संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता वृद्धि होती है, कुशलता विकास होती है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। समावेशी समृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ठीक है, ये जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा, कृषि का पुनरुद्धार, ये भी सही है, ठीक है। और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, देखिए, जो आपका ग्रामीण विकास है वो होगा, तो समावेशी विकास के अंतर्गत आता है। कृषि का विकास है, कृषकों की पर्याप्त साख है, मतलब कृषकों की आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ये कभी भी समावेशी विकास को प्रदर्शित नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। वो ठीक है, आपका आपकी जो जीडीपी है या राष्ट्रीय आय जीएनपी बढ़ रही है, वो मैटर अलग है, लेकिन समावेशी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज़ें प्रदर्शित करता है ह्यूमन डेवलपमेंट से, मानव विकास कितना हो रहा है आपके देश में, ठीक है। और उस प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है, वो सब चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूपीएससी 2012 का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन हमारे सामने ये है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, इसका कोई भी मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है, समावेशी विकास है। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समिति गठित करना, ये ठीक है। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जहाँ पर हो रहा है, आपको लग रहा है वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, ये भी सही है, ठीक है। मैंने आपको बोला जहाँ पर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, ये भी सही है, ठीक है। तो सतत विकासों में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, 3 और 4, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, ठीक है। तो कौन से उसमें जोड़ा गया था, सबसे पहले जोड़ा गया था ये वर्ष 2011-12 में, ठीक है। तो ये धारणी विकास और जलवायु पर नवीन अध्याय जोड़ा गया, तो ठीक है। ये थे हमारे इसमें प्रश्न, ठीक है। अब इसमें 1 या 2 प्रश्न करंट के पूछे जाते हैं, वो हम साथ में ले लेते हैं अभी। से सतत आर्थिक विकास रिपोर्ट 2023, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें पूछा जाता है कि इसमें सूचकांक कई सारे पूछे जाते हैं, जैसे नवाचार सूचकांक हो गया, मानव विकास सूचकांक हो गया, स्वास्थ्य सूचकांक हो गया। वो सारे सूचकांकों की लिस्ट कम से कम 10 या 15 सूचकांक हैं, जिनको मैं एक अलग से लिस्ट में आपको सामने रख दूंगा। बट फिलहाल इस चैप्टर से संबंधित जो आपका सूचकांक है उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होगा, एग्जाम से पहले पहले वो सूचकांक जरूर आपको पढ़ के जाने होते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। जैसे नीति आयोग वाले सूचकांक आते हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रश्न में कवर किया गया है। ये जून 2023 में, ठीक है, जून 2023 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2023 के तहत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला है, आगे देखते हैं, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, और भारत इसमें 112वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कथन ठीक है, स्वीडन नंबर 1 पर है, भारत इसमें 112वें स्थान पर आया है, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इस भारत का आपको इसमें भारत का स्थान देखना था, भारत का स्थान 112वां है 2023 लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की सतत नवाचार उत्कृष्टता, ठीक है।
सतत जो आपके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है GII, ठीक है, इसके अनुसार भारत ने बहुत अच्छी तरक्की करी है। इसमें भारत का जो स्थान है वो 80वें स्थान पर, 80 से 40वें स्थान पर भारत आ गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 40वें स्थान पर ये भारत वर्तमान में है, ठीक है। ये दो सूचकांक इस सतत आर्थिक विकास से संबंधित थे, ठीक है, जिसको हमने कवर कर लिया। तो ये था आज का हमारा सेशन सतत आर्थिक विकास पर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सेशन लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।